हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर। ठीक है, तो इसके आज हम यूनिट 3 कवर करेंगे, दैट इज़ द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो लास्ट हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 में देखा था कि किस तरीके से चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटेड की गई थी, फिर जापान के अंदर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आई, कैसे वहाँ पे सिविल एग्जामिनेशंस हुआ करते थे किसी अच्छी पोस्ट के लिए, फिर कुछ वुमेंस ने भी एलीट क्लासेस की बुक रीड करना स्टार्ट किया था, फिर वो कैसे यूरोप आए आप प्रिंट है ना, और फिर जॉन ग्यूटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस को बनाया और उसके बाद भी कितना ज़्यादा प्रिंट डाइवर्सिफाई हुआ और 16th सेंचुरी तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 200 मिलियन से हाँ 16th सेंचुरी तक 200 मिलियन कॉपीज़ जो है प्रिंट की वो बन चुकी थी। So, the print revolution and its impact. What was print? It was not just a development, a new way of producing book. It transformed the lives of people, changing their relationships to information and knowledge, and with institutions and authorities. It influenced popular perceptions and opened up new ways of looking at things. प्रिंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं है, ये एक तरीका है बुक को प्रोड्यूस करने का जिसने लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। उनका रिलेशनशिप इन्फॉर्मेशन के साथ और नॉलेज के साथ जो पहले था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंस हो चुका है। किसी का रिश्ता नहीं था तो वो बन गया है, क्योंकि लोगों ने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बुक्स के थ्रू उनके पास आई। ठीक है, उनका उनके इंस्टीट्यूशंस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ लोगों के परसेप्शंस, मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने राजा के खिलाफ जो है कुछ प्रिंट किया है और किसी ने उसे पढ़ा है तो उसे समझ में आएगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे राजा गलत लग रहा है, कोई और भी है, बाकी लोग भी है जिन्हें राजा गलत लग रहा है। तो बहुत पॉपुलर परसेप्शंस जो हैं वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं प्रिंट के थ्रू, और इंसान को पता चलता है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ से के दो मतलब जैसे 6 है तो यहाँ से कोई देखेगा तो उसे 6 लगेगा, कोई यहाँ से देखेगा तो उसे 9 लगेगा। तो ऐसे किसी चीज़ को देखने के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर सम मोर चेंजेस। तो हम और भी चेंजेस को अब एक्सप्लोर करते हैं। अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक। विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ नई रीडिंग पब्लिक आ गई। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंटिंग से क्या हुआ, बुक्स की जो कीमत थी वो घट गई, क्योंकि अब प्रिंटिंग होने लग गई तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लग गई, तो प्रिंटिंग कंपैरेटिवली सस्ती पड़ती थी। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद ग्रेटर ईज। क्योंकि पहले लिखवाना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी, पर अब ये सारी चीज़ें नहीं थी। बुक्स फ्लडेड द मार्केट, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। बुक्स जो है, मार्केट जो है वो किताबों से भर गई थी। ऐसा लग रहा था कि किताबों की बाढ़ आ गई हो मार्केट के अंदर, रीचिंग आउट, और लोगों के अंदर रीडरशिप जैसी हॉबीज़ जो है वो डेवलप होने लग गई थी। एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। बुक की क्योंकि एक्सेस अब हर किसी के पास होने लग गई थी तो एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग स्टार्ट हुआ। पहले क्या होता था, रीडिंग सिर्फ एलाइट्स मतलब रिच लोग जो होते थे उन तक ही सीमित थी। कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो कॉमन लोग थे वो ओरल कल्चर के ज़माने में जीते थे, मतलब कि अगर उन्हें कोई चीज़ पता चलती थी तो वो सिर्फ सुना करते थे चीज़ों को, वो लिखते नहीं थे, वो पढ़ते नहीं थे। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रेड आउट। तो अगर कोई सेक्रेड टेक्स्ट है, जैसे कि भगवत गीता से रिलेटेड कोई टेक्स्ट है, श्री राम से रिलेटेड कोई टेक्स्ट है, बाइबल से रिलेटेड कोई टेक्स्ट है, तो लोग जो है उसे सिर्फ और सिर्फ सुना करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो पढ़ने भी लग गए थे। बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड। तो इन्हीं चीज़ों को वो सुनते थे, तो नॉलेज जो है वो सिर्फ ओरली ट्रांसफ़र होती थी। पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी और सॉ परफॉर्मेंस। वो या तो कोई कहानी साथ में सुनते थे या कोई परफॉर्मेंस साथ में देखते थे। एज यू विल चेंज चैप्टर 8, अब चैप्टर 8 तो है नहीं तो इसका कोई सेंस नहीं है इस लाइन का, और एनसीईआरटी तो चेंज करेगी नहीं अपनी लाइन। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट नंबर। पहले क्या था, जब प्रिंट नहीं था तो बुक्स एक्सपेंसिव थी, ये तो था ही था, पर साथ ही साथ वो एक्सपेंसिव इसलिए थी क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी और उनका नंबर भी ज़्यादा नहीं था। पर अब क्या था, बुक्स जो है वो बढ़ गई हैं और वाइडर सेक्शन तक पहुंच सकती है। लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वो बुक्स पढ़ सकते हैं। इफ़ अर्लियर वॉज अ हेयरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इन टू बीइंग। अगर पहले ऐसा था, क्योंकि देखो पहले क्या था, बहुत कम लोग जो है वो रीडिंग किया करते थे, तो पहले ज़्यादातर लोग सुना करते थे। हर चीज़ सुन के देख के ऐसी ही होती थी। जो चीज़ सीखते थे लोग, कोई पुरानी कहानियाँ सुनते थे, कोई कथाएं सुनते थे, तो वो सुनते थे, वो पढ़ते नहीं थे कभी, वो कोई स्टोरी पढ़ते नहीं थे, वो स्टोरी सुनते थे। ठीक है,
कोई होली टेक्स्ट है उसे वो सुनते थे, पढ़ते नहीं थे। बट तो मतलब पहले रीडिंग पब्लिक थी, सॉरी हेयरिंग पब्लिक थी जो सुनती थी, बट अब एक रीडिंग पब्लिक जो है वो बीइंग केम इनटू बीइंग, मतलब अब रीडिंग पब्लिक आ गई है। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल, जो ट्रांजिशन था वो इतना सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय लिटरेट, जो ट्रांजिशन था वो सिंपल इसलिए नहीं था क्योंकि बुक जो है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ सकते थे। रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर लो टिल द 20th सेंचुरी। तो इसलिए 20th सेंचुरी तक भी लिटरेसी रेट जो थे वो यूरोप में कम थे। देन हाउ कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। तो अगर प्रिंटेड बुक है तो कोई कॉमन पीपल है जिसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो कोई पब्लिशर है जो अपनी किताब छाप रहा है, वो एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकता है कि कॉमन पीपल जो है वो मेरी किताब को पढ़ेंगे। टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच। अब वो तो चाहते हैं कि लोग उनकी छापी हुई किताबें पढ़े, प्रिंटेड वर्क को पढ़े। तो इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली इन्जॉय लिसनिंग टू बुक्स बिंग रेड आउट। तो ऐसे लोग होते थे फिर उस टाइम पे जो अगर कोई उन्हें किताब पढ़ के सुना दे तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता था सुनने में भी। तो प्रिंटर्स ने कुछ पॉपुलर बैलेड्स, फोक टेल्स और ऐसी कहानियाँ वुड बी प्रोफ्यूसली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, ऐसी कहानियाँ उन्होंने करने वो बताने लग गए जो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी कि किसी को सुनने में मज़ा आए। और उसमें वो पिक्चर्स वगैरह का भी यूज़ करते थे कि कोई इंसान जो है उसे थोड़ी बहुत कहानी पढ़ के सुना दे और पिक्चर दिखा दे उस पर्टिकुलर इंसान को जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिससे समझ में नहीं आता, तो वो फ़ोटो देख के समझ जाएगा। दीज वर देन sung and recited at gatherings at gatherings in villages and in taverns in towns। तो क्या होता था कि जो पॉपुलर ये सारे जो बैलेड्स होते थे, जो फोक टेल्स होती थी, कुछ ऐसी भी होती थी जिन्हें गा के सुनाते थे, ठीक है। और जैसे कि रिसाइटेड एट गैदरिंग्स, जैसे विलेज के अंदर गैदरिंग्स होती थी तो वहाँ पे भी सुनाया जाता था। एंड इन टेवर्न्स इन टाउन। अब टेवर्न्स क्या होता है, बैलेड क्या होता है, तो बैलेड एक हिस्टोरिकल अकाउंट होता है, मतलब एक तरह से फोक टेल है जिसे गा के सुनाया जाता है, जैसे कि हनुमान चालीसा है, ठीक है। उसमें ना एक होता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें ना एक है वो गा के पूरी हनुमान जी की पूरी लाइफ स्टोरी बता रहे होते हैं, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेड। देन टावर्न्स क्या है, प्लेसेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक अल्कोहल, टू बी सर्व्ड फूड एंड टू मीट फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज न्यूज़। तो ऐसी जगहों पे लोग मिलते थे, तो उस टाइम पे फोक टेल्स और बुक्स वगैरह होती थी, तो वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह के थ्रू वो इन सारी चीज़ों को पढ़ा करते थे। तो मतलब प्रिंट जो है उसको पॉपुलराइज किया जा रहा था। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड। तो ओरल कल्चर के अंदर जो है वो प्रिंट भी आ गया। पहले तो सिर्फ ओरली सब कुछ होता था, बट अब प्रिंटेड मटेरियल जो है उसको ओरली ट्रांसमिट करने लग गए लोग। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड। मतलब वो लाइन जो रीडिंग और ओरल कल्चर को सेपरेट करके रखती थी वो ब्लर हो गई। मतलब ओरल मतलब सुन लिख और रीड करना, किसी को कोई चीज़ सुनाना और किसी चीज़ को पढ़ना, वो एक जैसे होने लग गए, वो मर्ज होने लग गए। एंड हेयरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड। और जो लोग जो हेयरिंग पब्लिक थी, जो सिर्फ सुना करती थी, और जो रीडिंग पब्लिक थी, वो दोनों इंटरमिंगल्ड हो गए, क्योंकि रीडिंग वाले जो थे वो हेयरिंग वालों को पढ़ के सुना दिया करते थे चीज़ें। ओके, देन वी कम टू रिलीजियस डिबेट्स एंड द फेयर ऑफ प्रिंट। अब कुछ प्रिंट क्या हुआ ना, हर चीज़ का देखो पॉजिटिव भी इफेक्ट होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अब प्रिंट का इफेक्ट जो है वो हमारे रिलीजन पे, लोगों के रिलीजन पे क्या था ये हम देखेंगे। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। प्रिंट से क्या हुआ, हर कोई कुछ भी मतलब हर कोई अपना व्यू छाप रहा है, ठीक है। प्रिंट सस्ता भी हो गया अब, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी ग्यूटेनबर्ग की, है ना। तो क्या हुआ, सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल होने लग गए थे। इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। इससे क्या हुआ, वर्ल्ड के अंदर एक नई तरीके की डिबेट आने लग गई, अब अलग अलग तरीके की डिस्कशन होने लग गई। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट थ्रू देयर आइडियाज़। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, वो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी के खिलाफ है, तो वो उसके खिलाफ भी चीज़ें प्रिंट कर सकता है, और उसके खिलाफ गलत चीज़ें भी प्रिंट कर सकता है, कुछ भी लिख सकता है, और फिर उसे सर्कुलेट करने लग जाएगा और वो छाप देगा उसे। तो लोग उसे भी पढ़ेंगे, कुछ लोग सच मान लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि ये ऐसे ही है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली। और वो मैसेज लिखेंगे तो उससे इंसान जो है वो सोचेगा कि हाँ ऐसा भी तो हो सकता है।
मतलब उन्हें एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। अभी हमें इसका एक एग्जांपल भी देखने को मिलेगा, तो उससे आपको ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, और इसका हर अलग अलग स्फेयर्स ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जैसे कि देखो, नॉट एवरी वन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स, जो प्रिंटेड बुक्स थी वो हर किसी ने वेलकम नहीं करी थी, एंड दोज हु डिड ऑल्सो हैड फियर अबाउट इट, और जिन्होंने इसे वेलकम भी किया तो उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। क्यों लग रहा था? मैनी वर एप्रीहेंसिव ऑफ द इफेक्ट्स दैट द ईजियर एक्सेस टू बुक्स, द प्रिंटेड वर्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। तो लोगों ने लोग जो थे कुछ वो थोड़ी डरे हुए थे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि इतनी आसानी से प्रिंटेड लोग जो है किताबों को पढ़ रहे हैं, प्रिंट कुछ भी कर ले रहे हैं, तो लोगों के दिमाग पे क्या होगा। इससे इट वॉज फियर्ड दैट इफ़ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर द प्रिंटेड एंड रीड देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। तो क्या हुआ, जैसे कि ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा, हाँ हो गया ठीक है। तो जैसे कि लोगों को डर लगने लग गया कि अगर प्रिंट पे कंट्रोल नहीं हुआ, हर कोई अपना ओपिनियन छापने लग गया, और हम ये नहीं देखेंगे कि कोई सही चीज़ छाप रहा है या गलत चीज़ छाप रहा है, तो रेबेलियस इररिलीजियस थॉट्स जो है कोई वो भी फैला सकता है। इफ़ दैट हैपेंड, अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेट वुड बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि देखो, अभी आगे इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। जैसे कि महाभारत जो है वो एक टेक्स्ट है हमारा, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पब्लिश की गई हैं जो एक्चुअली में रियल में हुई ही नहीं थी, राइट। तो जब वो चीज़ें असलियत में नहीं हुई, लोगों ने क्या किया, उन्हें लगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई है तो शायद ऐसा हुआ होगा, उन्होंने उसे प्रिंट किया और छाप दिया, और जिन लोगों ने किताबें पढ़ी उन्हें लगा कि उस टाइम पे ये चीज़ें हुई होगी, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रियल नहीं थी, जैसी प्रिंट हो गई थी और आगे हो गया था। तो इसलिए जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए लोगों को इस चीज़ का डर था, कुछ लोगों को। Expressed by religious authorities and monarch as well as many writers and artists, this anxiety widespread criticism to new printed literature they had begun to circulate। और फिर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया प्रिंट को लेकर कि हर चीज़ प्रिंट अच्छी बात है पर हर चीज़ प्रिंट नहीं होनी चाहिए। लेट अस कंप्लीट एन इम्प्लीकेशन, इसका एक एग्जांपल भी है रिलीजन के बेसिस पे। जैसे कि 15 यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे पेपर में। तो 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, अब मार्टिन लूथर ने क्या किया था देख लो, ठीक है। द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोड 95 थीसिस क्रिटिसाइजिंग मैनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। जो रोमन कैथोलिक चर्च थे उनके खिलाफ उसने 95 थीसिस लिख दिए थे, मतलब खिलाफ इन द सेंस कि उसने 95 थीसिस लिखे, ठीक है। और उन 95 थीसिस में उन्होंने चर्च की प्रैक्टिस को, चर्च के रिचुअल्स को क्रिटिसाइज़ किया कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे है, ये गलत है, ये सही है, उन्होंने ये चीज़ करी। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वॉज पोस्टेड ऑन द चर्च डोर इन विटनबर्ग। विटनबर्ग में जो है चर्च के डोर पे, वहाँ पे उसकी प्रिंटेड कॉपी को रख के आ गए, वहाँ पे दे दिया उन्होंने। इट चैलेंज चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, और उसने एक तरह से ये चैलेंज हो गया चर्च के बीच में कि देखो चर्च के बारे में ऐसा सोचते तो अब चर्च क्या जस्टिफिकेशन देगा। लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर, और मार्टिन लूथर ने ये जो चीज़ लिखी थी इसे जो है बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर में सर्कुलेट कर दिया गया, प्रिंट कर करके बहुत जगह बेच दिया गया, ठीक है, लोगों ने पढ़ना चालू किया। दिस लेड टू अ डिवीजन बिटवीन चर्च टू द बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, और इसी की वजह से जो मार्टिन लूथर ने लिखा था कि चर्च की ये प्रैक्टिस सही है, ये प्रैक्टिस गलत है, इसी वजह से जो क्रिश्चियंस थे उनके अंदर डिफरेंस आया था, तो इसलिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मतलब a 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther was the main Protestant reformer. Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement. तो उसने ऐसी चीज़ें लिखनी थी जो कि चर्च के अगेंस्ट थी, ठीक है। लूथर्स ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन वीक्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक था और लोगों की क्यूरियोसिटी भी थी कि आखिर मार्टिन ल्यूथर की क्या सोच है। तो उसने जब बताया कि क्रिश्चियनिटी में या जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, तो इन प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, तो ये मार्टिन लूथर ने कहा। तो अब लोगों ने जो है ये सोचा कि हाँ ये बात तो सही है,
क्या ऐसी चीज़ ऐसे भी नहीं होना चाहिए था, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, और कुछ ने सोचा कि नहीं, जो चीज़ जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलना चाहिए। तो इसलिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर मार्टिन लूथर की सोच क्या है। जब किसी को किसी के थ्रू पता चला, किसी ने उस चीज़ को पढ़ा, तो इससे क्या हुआ, कुछ लोग जो है वो चर्च के साथ थे और कुछ लोग जो है वो चर्च से अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि चर्च की ये प्रैक्टिसेस सही नहीं है। Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks and a second edition appeared within 3 months. और इसका सेकेंड एडिशन भी आ गया, मतलब फर्स्ट तो था ही था, 3 महीने के अंदर अंदर जो है सेकेंड एडिशन भी आ गया, राइट। डीपली ग्रेसफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मार्टिन लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग जो है वो अल्टीमेट गिफ्ट है गॉड का, प्रिंटिंग, ठीक है, और सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर एंड हेल्प स्प्रेड अबाउट द दैट ओके। तो मतलब बेसिकली इसमें यही था बेटा कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने ये चीज़ सोची थी कि ये जो प्रिंट है इससे एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर डेवलप हो जाएगा और आइडियाज़ लोगों के स्प्रेड होंगे। प्रिंट एंड डिसर्नमेंट, अब क्या हुआ, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल। तो प्रिंट क्या था, रिलीजियस लिटरेचर ने क्या किया था, बहुत अलग अलग, हर एक इंसान की देखो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, अपनी अपनी फेथ होती है, भगवान को मानने का तरीका अलग अलग होता है, राइट। तो 16th सेंचुरी में ऐसे ही एक थे मिनोकियो, अ मिलर इन इटली, ठीक है, बिगैन टू रीड बुक्स दैट वर अवेलेबल टू इन हिज लोकेलिटी। ये बुक पढ़ा करते थे, ठीक है। ही री इंटरप्रिटेड, इन्होंने क्या किया, जो बाइबल का मैसेज है उसको री इंटरप्रेट किया। री इंटरप्रेट किया मतलब कि जो मैसेज उन्हें लगा कि बाइबल ये कहना चाह रही है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे किताब छाप दी। ही री इंटरप्रेटेड the message of Bible and formulated a view of God and creation that enriched the Roman Catholic Church। और इसने भी कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ फिर लिख दिया, मतलब खिलाफ इन द सेंस उसने कहा कि बाइबल में ये चीज़ें लिखी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका मतलब ये होता है, और कहीं ना कहीं रोमन कैथोलिक चर्च को इस बात पे गुस्सा आ गया कि ये हम लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है कि हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, बाइबल का मतलब अलग है और हमने मतलब अलग निकाला है। तो मिनोकियो ये कहना चाह रहा है, इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च को ये बात बुरी लग गई। व्हेन द रोमन कैथोलिक चर्च बिगैन इट्स inquisition to repress heretical ideas, Minocchio was hauled up twice and ultimately executed. The Roman Church, troubled by such efforts, popular readings, and questionings of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558। तो अब क्या होता है यहाँ पे, इंक्लूजन का मतलब क्या है, अ फॉर्मर कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग, पहले ये रेस बड़ा गंदा सा लग रहा है, कलर रेडी येलो। तो अ फॉर्मर कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशेस हेरेटिक, मतलब कोर्ट के अंदर जैसे किसी को सुनाई जाती है ना कि ये इसकी गलती है, कि इसकी ये गलती है, इसे ऐसे ऐसे करना चाहिए, उसे पनिशमेंट दी जाती है। तो उसको मिनोकियो को वो पनिशमेंट के लिए कैथोलिक चर्च ने बोला कि इसे पनिशमेंट देनी चाहिए। हेराटिकल मतलब बिलीफ विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड टीचिंग्स ऑफ द चर्च। जो आप मतलब जो चर्च ने जिस चीज़ को, जिन बिलीफ को एक्सेप्ट किया है, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। सो वही हेराटिकल आइडियाज़ जो है वो मिनोकियो ने एक्सप्रेस किए और इसलिए उसको उन्होंने चर्च ने एग्जीक्यूट करवा दिया। और उसके बाद क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये हर कोई जो है वो प्रिंट कर रहा है, कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, मतलब तुम कभी कह रहे हो कि हमारा मैसेज गलत है, कभी तुम बाइबल को री इंटरप्रेट करके लिख रहे हो, कभी तुम हमारी प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। तो इससे रोमन कैथोलिक चर्च को बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ा। तो इस वजह से क्वेश्चनिंग हुई कि आप कैसी फेथ है, क्या है। तो इसलिए इम्पोज्ड सीवियर कंट्रोल्स ऑन ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। तो जो जो किताब को बेच रहा है और जो जो किताबें पब्लिश कर रहा है उस पर इन्होंने कंट्रोल लगा दिया। और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558, मतलब इन्होंने कुछ तरीके की बुक्स को प्रोहिबिट कर दिया कि पहले देखा कि अगर कोई बुक रिलीजन के अगेंस्ट होगी तो ये उसको पहले ही हटा देंगे। देन वी हैव द रीडिंग मैनिया। तो रीडिंग मैनिया जो है ये हमारे नेक्स्ट यूनिट है।
इसमें हमें पता चलता है कि कैसे कैसे और ज़्यादा रीडिंग बढ़ती है। कितना है ये? अच्छा, ये ट्रेम्बल टायरेंट्स फिर ये है, ठीक है। तो रीडिंग मानिया जो है, through the 17th and 18th centuries, literacy's rate went up in most of the part. Literacy बढ़ने लग गई। Church of different denominations set up schools in villages. जो चर्च थे अलग अलग जगहों के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल सेटअप करने लग गए विलेज के अंदर, ताकि लिटरेसी जो है वो पीसेंट्स और आर्टिसंस को भी दी जाए। 18th सेंचुरी आते आते जो है लिटरेसी रेट 60 to 80% बढ़ जाता है। लिटरेसी और स्कूल जैसे जैसे यूरोप में स्प्रेड होते हैं, वैसे वैसे लोग पढ़ना लिखना मतलब और ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि और फिर वो बुक पढ़ना भी चाहते हैं, और प्रिंटर्स जो हैं वो और ज़्यादा बुक प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं। डिनोमिनेशंस मतलब सब ग्रुप विद इन अ रिलीजन्स, ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट। जो पॉपुलर लिटरेचर है उसके नए नए तरीके आने लग गए। टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, ताकि जो न्यू ऑडियंस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करे। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स मतलब जो हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल। जो छोटी छोटी किताबें जो है वो लेके घूमे और लोगों के आसपास जाए, और किसी को अच्छी लगे तो वो उस किताब को खरीद ले। देयर वर एल्मनैक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलॉन्ग विद बैलेज और फोक टेल्स। जैसे छोटी छोटी किताबें होती है ना, जिसमें कुछ रिचुअल के बारे में लिखा होता है, किसी किसी कोई कैलेंडर होता है, किसी बैलेड या किसी फोकटेल के बारे में लिखा होता है। तो वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी एल्मनैक्स भी होती थी। एल्मनैक मतलब एक एनुअल पब्लिकेशन, मतलब जैसे कि देखो, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा इन्फॉर्मेशन, आप साइंस के बारे में, एक्लिप्सिस के बारे में, फुल टाइड्स के बारे में, तो साइंस से रिलेटेड जो छोटी छोटी बुक्स बनाई गई उन्हें एल्मनैक कहा गया। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगान ऑर्डिनरी रीचर्स एज वेल। तो जो आम लोग थे उन्हें भी ये सारी चीज़ें उनके पास भी पहुंचने लगी, वो भी इन सारी चीज़ों को पढ़ने लग गए। इंग्लैंड में भी पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाय पेटी पेटलर्स। चैप बुक्स क्या होती है? एक ऐसा टर्म जो पॉकेट साइज छोटी सी बुक्स जो हैं उन्हें चैप बुक्स बोला गया है, और जो इन्हें बेचता था उसे चैप मैन कहते थे, ठीक है। तो पेटी पेडलर्स जो हैं, जिन्हें चैपमैन कहते थे, वो सोल्ड फॉर अ पेनी, मतलब बहुत सस्ते में ये किताबें होती थी, ताकि जो गरीब है वो भी खरीद पाए। तो बहुत सस्ती किताबें ये होती थी। इन फ्रांस वर द बिलियोथिक ब्लू विच वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स। तो फ्रांस में जो बिलियोथिक ब्लू थी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सस्ती किताब थी और सबसे छोटी, जो कि इसका पेपर जो है वो पूरी क्वालिटी को होता था, और ये ब्लू कलर के कवर पे बाउंडेड होती थी, ठीक है। देन देयर वर रोमांसेस प्रिंटेड 4 to 6 पेजेस एंड मोर सब्सटैंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट द पास्ट। तो कुछ ऐसे रोमांटिक स्टोरीज, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड स्टोरीज जो है वो भी जो थी वो पब्लिश होने लग गई थी, वो भी लोग पढ़ने लग गए थे। जो पास्ट की थी वो भी प्रिंट करने लग गए थे। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज, अब अलग अलग तरीके की बुक्स थी, अलग अलग लोगों के लिए थी, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से थी। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। तो जो पीरियोडिकल प्रेस होती थी, जो न्यूज़पेपर्स पब्लिश किया करते थे, वो लोग 18th सेंचुरी में करंट अफेयर्स, डे टू डे लाइफ, मतलब करंटली क्या चल रहा है, वो एंटरटेनमेंट के साथ मतलब थोड़ा मिर्च मसाले लगा के बताया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो किसी ने कोई बात कह दी, कोई बात नई हुई है, तो उसको बहुत अच्छे से जो है नरेट करते थे, कि अगर किसी वॉर से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो उसे बहुत विक्रियसली दिखाते थे। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, इंटेंस म्यूज़िक लगा देते हैं, तो वो उस टाइम पे ऐसे इमोजीज तो नहीं, बट ऐसे पिक्चर्स वगैरह यूज़ करते थे। सो इन दैट वे newspapers and journals carried information about wars, trade, as well as news of development in other places. तो जो न्यूज़ जर्नल्स होती थी वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर्स और जो जर्नल्स थी वो इन्फॉर्मेशन बताती थी वॉर के बारे में, ट्रेड के बारे में, और जैसे कहीं पे किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो उससे रिलेटेड भी बताया करते थे। सिमिलरली द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू पीपल। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो साइंटिस्ट होते थे, जो फिलोसफर्स होते थे, जो अपने आइडियाज़ उस टाइम पे बताते थे, जो अपनी थ्योरीज आगे रखते थे, तो वो सब भी लोगों को जो है पता चलने लग गया था। जैसे कि देखो, अब आज के टाइम पे बहुत सारी नई डिस्कवरीज होती है, तो जब डिस्कवरी पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें पता चलता है। पर पहले क्या होता था कि किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई सामने
एक अपनी कोई बात भी रखी है, थ्योरी भी नहीं, उसने बस कहा है कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये चीज़ अगर होती है तो वो इस रीज़न की वजह से होती है, तो लोग उसको भी पढ़ा करते थे। ठीक है, एंशियंट एंड medieval scientific texts were compiled and published and maps and scientific diagrams were widely printed। और उस टाइम पे क्या होता था कि जो मैप्स होते थे, जो पहले के टाइम पे जो मतलब एंशियंट जो पुरानी टेक्स्ट होते थे, कुछ कुछ साइंटिफिक डायग्राम्स होते थे, वो प्रिंट होने लग गए थे। व्हेन साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन, जब साइंटिस्ट जैसे कि आइजैक न्यूटन बिगैन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज, जब इन्होंने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश किया, दे कुड इन्फ्लुएंस अ मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जो साइंस से रिलेटेड जो है चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि देखो अब मैंने ये चीज़ डिस्कवर की, ऐसे किया वैसे किया, तो लोगों को, कुछ लोगों को जिन्हें साइंस में इंटरेस्ट था, उन्हें इनकी बातों में इंटरेस्ट आया। द राइटिंग्स ऑफ थिंकर्स सच एज थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जेन जैकस रूसो वर ऑल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। तो कुछ यहाँ पे पॉपुलर राइटर्स जो है, इनकी भी राइटिंग जो है वो प्रिंट की जाती थी, पढ़ी जाती थी। Thus, their ideas about science, reason and rationality found their way into popular literature। तो ये जो आइडियाज़ थे साइंस से रिलेटेड, रीज़न से रिलेटेड, रैशनैलिटी से रिलेटेड, ये सब जो है पॉपुलर हो गया। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। उसके बाद ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाय द मिड 18th सेंचुरी, जब मिड 18th सेंचुरी का जब मिड चल रहा था, देयर वाज अ कॉमन कन्विक्शन दैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। जो बुक्स है ना, ये कन्विक्शन था, मतलब लोग ये चीज़ मानते थे कि जो बुक्स है वो प्रोग्रेस, वो एक तरीका है स्प्रेड करने का, प्रोग्रेस करने का, इनलाइटमेंट करने का, मतलब लोगों को आगे बढ़ाने का, उनको इनलाइट करने का, मतलब उन्हें सच दिखाने का। मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। काफ़ी लोग मानते थे कि जो किताबें हैं वो दुनिया को बदल सकती है। लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी एंड हेराल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। अब यहाँ पे देखो ये है कि डेस्पोटिज्म क्या है। तो देखो, despotism, a system of governance in which absolute power is exercised by individual unregulated by legal and constitutional check। तो despotism क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर ऐसा सिस्टम चल रहा हो कि एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर जो है किसी एक इंडिविजुअल को, किसी एक इंसान को दे दी जाए, और वो अनरेगुलेटेड बाय लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक, और उसे कोई चेक ना करे कि आप वो कि इंसान वो चीज़, जिस इंडिविजुअल को आपने अथॉरिटी दी है, पावर दी है, वो चीज़ को सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखी जाती है। सो दैट इज़ डेस्पोटिज्म। तो जो लिबरल्स वगैरह थे ना, वो थोड़ा डेस्पोटिज्म से और टायरनी, मतलब ये इन सारी चीज़ों से वो उन्हें पसंद नहीं थी लिबरल्स लोगों को। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है जो कि है ल्यूसे सेबास्टियन मोसियर। ठीक है, अ नॉवलिस्ट इन 18th सेंचुरी, जो कि एक नॉवलिस्ट थे 18th सेंचुरी के। ये फ्रांस के थे। डिक्लेयर, इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक है, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। तो इन्होंने क्या कहा, डेस्पोटिज्म अवे। तो इन्होंने क्या कहा कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, एक तरह से बहुत अच्छा एक पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, कि इससे प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी, और पब्लिक का जो ओपिनियन है ना, वो फोर्स करेगा, पब्लिक का जो ओपिनियन है उससे फोर्स होगा कि जो डेस्पोटिज्म है वो स्वीप हो जाए, मतलब डेस्पोटिज्म ख़त्म हो जाए। इन मैनी ऑफ मर्सियस नॉवेल्स, मर्सियस की काफ़ी सारी जो किताबें होती थी उसके अंदर क्या होता था, द हीरोज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। जैसे कि देखो उसके वो जो मर्सियर जो नॉवेल्स लिखते थे ना, उसमें जो हीरो होता था वो कहीं ना कहीं बुक रीड करता था, बहुत ज़्यादा रीडिंग से इन्फ्लुएंस होता था। दे devour book are lost in the world books create and became enlightened in the progress, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism. Mercier proclaimed, tremble therefore tyrants of the world, tremble before the virtual writer। तो देखो क्या होता है यहाँ पे
जो मोसियर थे ना, वो ये चीज़ कहते हैं कि प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे लोग इनलाइट होंगे, दुनिया में इनलाइटमेंट आएगा और जो डेस्पोटिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। तो उन्होंने कहा डरो, ठीक है, टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब तुम लोग जो है, जो तुम राजा महाराजा हो, तुम डरो, क्योंकि अब राइटिंग का टाइम आ गया है, अब लोग पढ़ने लिखने लग गए हैं और तुम्हारा राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देन वी कम टू प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, जो आप, अच्छा, एक आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि व्हेन नहीं, चैप्टर 1 में ही पढ़ा है आपने, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये किसने बोला था? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो देखो, ये फ्रेंच, ऐसे उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं बोला था जिन्होंने भी कहा था, क्योंकि फ्रांस में जो चीज़ होती थी ना, कुछ भी होता है वो स्टार्ट फ्रांस से होता था और पूरे वर्ल्ड में वो तब फैलता था। तो अब जो प्रिंट आया जब, तो प्रिंट ने कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, और जब प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया, तब जाके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्योंकि सबको पता है कि सबसे पहले फ्रांस में ही रेवोल्यूशन आया था, बाद में आया था बाकी वर्ल्ड, बाकी जगहों पे, है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस किया था। मैनी हिस्टोरियंस हैव आर्ग्यूड दैट प्रिंट कल्चर क्रिएट द कंडीशंस विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन अकर। तो काफ़ी लोगों ने, हिस्टोरियंस की जो है, इस बात पे आर्ग्यूमेंट होता था कि जो प्रिंट कल्चर है, जो प्रिंट जो चल रहा है, इसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है। कैन वी मेक सच कनेक्शन? तो अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, और अब देखते हैं कि हम इससे कोई कनेक्शन निकाल पा रहे हैं या नहीं। 3 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड। 3 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो है वो सामने रखे गए थे। पहला, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। जो प्रिंट है ना, उससे इनलाइटमेंट थिंकर्स मतलब जो लोग सोचते हैं वो इनलाइटमेंट हो रहे हैं, उन्हें नॉलेज मिल रही है, इसका आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। कलेक्टिवली देयर रीडिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन। और जो रीडिंग्स होती थी ऐसे थिंकर्स की, जो अपनी चीज़ों को छापते थे, जो प्रिंट किया करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया था ट्रेडिशन को लेकर, सुपरस्टिशन को लेके और डेस्पोटिज्म को लेके। जैसे कि जो मोसियर थे, उन्होंने डेस्पोटिज्म को लेके कितना कुछ कहा था, इससे पहले भी हमने देखा था। तो दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीज़न रादर दैन कस्टम। उन्होंने कहा कि रूल ऑफ रीज़न होना चाहिए रादर दैन कस्टम, की कोई रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, ये नहीं कि ब्लाइंडली वी आर फॉलोइंग समथिंग फ्रॉम ईयर्स, तो हम उसी को फॉलो करते रहे। एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीज़न एंड रैशनैलिटी। और हर चीज़ को हमें जज करना चाहिए रीज़न के और रैशनैलिटी के बेसिस पे। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च। उन्होंने सेक्रेड अथॉरिटी जो चर्च है उस पर अटैक किया था। एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, और जो डेस्पोटिक पावर को शो कर रहा था राजा की, उन्होंने वहाँ पे भी अटैक किया था। दस इरोडिंग द लेगिटिमेसी ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशन के बेसिस पे कि राजा है, आपका चर्च है, आपकी रिलीजियस चीज़ है, आपको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बट स्टिल द पीपल ऑफ फ्रांस डिड इट, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सोशल ऑर्डर जो बेस्ड था उसके खिलाफ गए थे। द राइटिंग्स ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो वर रेड वाइडली। और वोल्टेयर और रूसो जो है, इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी गई थी। एंड दोज हु रीड दीज बुक्स सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज। और जिन्होंने इन किताबों को पढ़ा, उन्होंने दुनिया को एक अलग ही आंखों से, एक अलग ही नज़रिए से देखा। आइज दैट वर क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल। वो जो आंखें थी, उन्होंने जिस नया ओपिनियन दिया, नए नज़रिए से देखने को लोग दुनिया देखने लग गए वोल्टेयर और रूसो की रीडिंग्स को पढ़ के, तो उन्होंने क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल और रैशनल जैसी उनकी अंदर फीलिंग्स आई, उनके अंदर क्वेश्चनिंग स्पिरिट जागी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, इन्हें किसी और तरीके से भी तो किया जा सकता है। तो ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है? प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। प्रिंट से जो है एक नया कल्चर, डायलॉग और डिबेट का जो है वो स्टार्ट होता है। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर रीवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय अ पब्लिक that had been aware of power of reason and recognize the need of to questioning existing ideas and belief within this public create new ideas of social revolution came into being. तो कहीं ना कहीं क्या होता है
कि जो लोग थे ना, जैसे कि डायलॉग और डिबेट का टाइम उस टाइम पे चल रहा था, तो कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों को लोगों ने दोबारा से इवैल्यूएट किया कि हम जो ये चीज़ें इतने सालों से फॉलो कर रहे हैं ये सही है भी। और लोग जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते थे, क्योंकि अब जो है वो अवेयर होने लग गए हैं। अब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो हम मतलब जो चीज़ें, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और बिलीफ को हम फॉलो कर रहे हैं, वो मतलब हम उन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्या रीज़न है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्रथा को या किसी पर्टिकुलर कस्टम को मान रहे हैं और उसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं, आखिर उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो विद इन द पब्लिक कल्चर नए नए आइडियाज़ जो है वो लोग सोचने लग गए थे, लोगों ने नए नज़रिए से दुनिया देखी। Third, by the 1780s, there was an opportunity of literature that mocked the royalty and criticized their morality. तो क्या होता है, 1780s तक आते आते जो लिटरेचर था उससे कहीं ना कहीं रॉयल्टी और जो मोरालिटी थी वो कहीं ना कहीं मॉक किए जाते हैं। इन दिस प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस में क्या होता है, क्वेश्चनिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर्स। लोग जो है वो सोशल ऑर्डर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने लग जाते हैं, दैट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। Cartoons, caricatures typically suggested that monarchy remained absorbed only in sensual pleasures while common people suffered immense hardship. तो वो ये कहते हैं कि ऐसे कार्टून्स, ऐसे कैरिकेचर्स जो हैं वो उस टाइम पे बनाए जाते थे जिसपे ये चीज़ दिखती थी कि जो मोनार्की है वो हर चीज़ में बिल्कुल सही रहती है, उन्हें सारी प्लेजर, सारी खुशी मिलती रहती है। लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं, चाहे वॉर का टाइम हो, चाहे कोई स्ट्रेस का टाइम हो, चाहे किसी हार्डशिप का टाइम हो, तो वो हर जगह कॉमन पीपल को फेस करनी पड़ती है, ना कि मोनार्की को। दिस लिटरेचर सर्क्यूलेटेड अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। तो इन सारे जो चीज़ें थी, ये सारी जो आइडियाज़ सर्क्यूलेट हो रहे थे, जो लिटरेचर सर्क्यूलेट हो रहा था, इसकी वजह से जो लोग थे उनके अंदर ये फीलिंग आई कि वो मतलब मोनार्की के अगेंस्ट होने लगे। हाउ डू वी लुक एट दीज आर्ग्यूमेंट्स, हम इन आर्ग्यूमेंट्स को अब कैसे देखते हैं। देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प्स द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़। इसमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि प्रिंट जो है उसकी वजह से जो आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड हो रहे हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर, पर हमें याद रखना चाहिए दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लोग जो है वो सिर्फ एक ही तरह की लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं। दे इफ़ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. अगर वो सिर्फ वॉल्टेयर और रूसो की रीडिंग्स को पढ़ते हैं तो मोनार्कियल और चर्च के प्रोपेगेंडा को वो एक्सपोज रहते हैं, राइट।